अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। ओके, आज हम टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एमनियोसेंटेसिस, ये 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारे पास क्या होता है? टिश्यू का मतलब टिश्यू और कल्चर का मतलब कल्चर। ठीक है? टिश्यू कल्चर का क्या मतलब होता है? टिश्यू का मतलब होता है टिश्यू, और कल्चर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। आप लोग पीएचडी में कल्चर पढ़ते हैं ना? वालेकुम अस्सलाम मेजबिन, वेलकम। पीएचडी में कल्चर पढ़ते हैं ना आप लोग? तो ये वो वाला कल्चर है, पता है? अलग अलग ड्रेस पहनो, अलग अलग खाने खाओ, तो वही वाला कल्चर है ना ये वो वाला कल्चर नहीं है। ठीक है, ये और दूसरा कल्चर है। And tissue culture is the cultivation of plants, cells, tissues, or organs on a specially formulated nutrient media under the right condition. ठीक है, an entire plant can be regenerated from a single cell. Plant tissue culture is a technique that has been around for more than 30 years. ठीक है, पहला मेजबिन हमारी पहली स्लाइड है आज की, टिश्यू कल्चर जब हमने स्टार्ट ही की है। तो टिश्यू कल्चर हमारे पास क्या होता है? हम ना वो वाला कल्चर ये नहीं है। ठीक है, टिश्यू का मतलब आप लोगों को पता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। तो जब हम सेल्स लेते हैं कुछ स्पेसिफिकली, और उन्हें स्पेसिफिक जो फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, स्पेसिफिक, ठीक है, उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं विद द राइट टाइप ऑफ कंडीशंस। ठीक है, और प्लांट को एक सिंगल सेल से हम पूरा प्लांट्स ले सकते हैं। ठीक है, पूरा प्लांट, बड़ा बड़ा प्लांट ले सकते हैं। ठीक हो गया? और ये सारा का सारा हम हमारे पास कहाँ पे हो रहा होता है? लेबोरेटरी के अंदर हो रहता है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कर सकते हैं कि हम एक सिंगल सेल लेके किसी भी प्लांट का, उसमें से क्या कर सकते हैं? एक पूरा प्लांट बना सकते हैं। एक पूरा प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो प्लांटेशन में दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक बार दोबारा से देख लें, टिश्यू कल्चर इज द कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑन अ स्पेशली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिएंट मीडिया, और करें अंडर द राइट टाइप ऑफ कंडीशंस। ठीक है, राइट टाइप ऑफ कंडीशंस मतलब टेम्परेचर हम अपनी मर्जी से देंगे, एयर हमने अपनी मर्जी से, वाटर, सब जितनी भी कंडीशंस है ना, लाइट वाइट की, ये सब वो अपने हिसाब से देंगे। ठीक है, और इंटायर प्लांट एन इंटायर प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक दैट हैज बीन, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक जो है वो पिछले 30 सालों से चलती आ रही है। ठीक है, और प्लांटेशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब जरा आए, टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इन विच फ्रेगमेंट ऑफ अ टिश्यू फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू अ आर्टिफिशियल environment in which they can continue to survive and function. The cultured tissue may consist of a single cell, population of cells, or a whole part of an organ. ठीक है, तो टिश्यू कल्चर हमारे पास दोनों का हो सकता है, एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी। और इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली कोई एक सिंगल सेल भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या उसका पार्ट भी हो सकता है। तो टिश्यू कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं जरा टिश्यू कल्चर वन बाय वन। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे टिश्यू कल्चर करना है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? प्लांट में टिश्यू कल्चर करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने प्लांट में से ना टिश्यू लिया। ठीक है, तो टिश्यू सैंपल स्क्रेप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो जिस प्लांट का मुझे कल्चर करवाना है, उस प्लांट का मुझे क्या करना है? एक छोटा सा पार्ट ले लेना है। तो देखो, इसने छोटा सा पार्ट, देखो ये छोटा सा पार्ट लिया है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या किया? ये हमारे पास देखो पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में हमने इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमने अपने हिसाब से दिए हुए हैं। ठीक है, तो टिश्यू सैंपल इज प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम। अगार अगार एक पॉलीमर होता है, ठीक है, जो कि फंगस प्रोड्यूस करता है। उसको जब हम हीट करके इसके अंदर डालते हैं ना, तो अगार इज अ पॉलीसेकेराइड, और इसके अंदर हम बाकी भी न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, देखो साथ में ऑक्सिन, ऑक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में शायद। तो देखो इस मीडियम, ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रॉपर हार्मोन्स हैं, उसके लिए प्रॉपर ग्रोथ की कंडीशंस हैं। ठीक है,
और वहां पे हमने अपना सेल का सैंपल प्लेस कर दिया। अब हमने वो सेल का सैंपल प्लेस किया है ना, देखो इसके अंदर। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम थोड़ा सा शॉक देते हैं उस सेल को। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक टाइप का शॉक। तो वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ना ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल। और आपको पता है सेल के पास तो डीएनए होता ही होता है। तो अल्टीमेटली देखो हमने कहाँ से लिया था, हमने एक प्लांट से सेल लिया था। तो अल्टीमेटली वो एक पूरा प्लांट हमें दे देता है। ठीक है, सैंपल डेवलप इनटू प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे पौधे, नन्हे मुन्ने पौधे। ठीक है, और प्लांटलेट्स को फिर आप थोड़ी बड़ी सी जगह में जाके प्लांट कर सकते हो, थोड़ी बड़ी जगह पे जाके प्लांट्स कर सकते हो। और उसके बाद अल्टीमेटली जब ये थोड़े और बड़े हो जाएं तो फिर इसको जाके नर्सरी वर्सरी या किसी ऐसी जगह में जाके बेच सकते हैं, जो कि मतलब लोग भी ले सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आपको बड़े लेवल पर प्लांटेशन करनी है, जैसे अभी बिलियन ट्री सुनामी में था, तो भी ये काम जो है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ आया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। प्लांट से हमने सेल लिया, ठीक है, टिश्यू लिया, उसको हमने पेट्री डिश के अंदर जो हमने हमारे पास अगार बेस्ड मीडियम है, इसके अंदर हम ऑक्सिन डालेंगे जो कि ग्रोथ हार्मोन है, जो कि सेल्स की ग्रोथ करवाता है, मतलब डिविजन्स करवाता है। साथ साथ में हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा, अच्छे से ग्रोथ होगी। तो फिर छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे उस एक सेल से, इस उस एक सेल से छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे, जिन्हें हम प्लांटलेट्स कहते हैं। उन प्लांटलेट्स को अब हमें लैब में से ट्रांसफर करके किसी जगह पे वो करा देंगे। अब ये प्लांटलेट्स छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर इन पौधों को हम किसी जगह जहां भी प्लांटेशन करनी है वहां लगा सकते हैं, या XYZ कुछ भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट टिश्यू कल्चर ऐसे करते हैं। एनिमल का टिश्यू कल्चर भी पॉसिबल है। यहाँ देखें, यहाँ भी सेम वही चीज है। ये देखो, ये लिया, पेट्री डिश में डाला, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बने, वहां से फिर ट्रांसफर किए इसके अंदर। इसके इसके बाद हमें जहाँ चाहिए होगा वहां हम ले लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस क्लियर है? अब ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। न्यू बुक में आप लोगों के पास ये वाला प्रोसेस है इम्यूनोसिंथेसिस का। इम्यूनोसिंथेसिस का प्रोसेस है न्यू बुक में? हाँ, आई थिंक है। ठीक है, तो बस ये भी पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ आई थिंक ये वाला तो नहीं है अब, जीन थेरेपी वाला तो नहीं है, जीन थेरेपी वाले नहीं है। मेन पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके पास लेट्स सपोज देखो वो प्लांट्स, एक तो रिसर्च पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला टेक्निक, रिसर्च वगैरह के लिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है कि आप इससे ना जैसे नॉर्मली आप अगर आपको प्लांट को आपने लगा दिया, अब आपको ये शक है कि यार यहाँ जमीन में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, प्लांट ग्रो करेगा या नहीं, या वो हो जाएगा। तो आप लैब में वो वाले मीडियम ऐसा प्रोवाइड कर देते हो, तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स आपको मतलब अच्छे से जल्दी से ग्रो करके फिर आपको जहाँ में भी नीड है उस हिसाब से प्लांटेशन कर दें। ठीक है, जैसे बिलियन ट्री सुनामी अभी इमरान खान ने वो किया था, तो उस केस में भी टिश्यू कल्चर वगैरह का यूज किया जाए तो वहां से वो टेक्निक आसानी से हो जाती है ना, वरना इतने सारे बड़े प्लांट्स इतना टाइम कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, मेन काम रिसर्च वगैरह का भी है इसके अंदर। अब ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनके जेनेटिक मटेरियल में हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है क्लोनिंग अ ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, अज्यूम करो हमारे पास एक गाय थी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये देखें एक गाय थी जो कि कम दूध दे रही थी। हमने क्या किया, हमने ना वो गाय जिस जो ज्यादा दूध दे रही है ना, उसमें से क्या किया, पर्टिकुलर जीन्स आइसोलेट किया। और उस जीन्स को ना हमने क्या किया, जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था तो उस वक्त हमने क्या किया, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुई होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के वक्त हमने अपनी मर्जी से जो है वो उस पर्टिकुलर काऊ वाले एम्ब्री वो डाले जो कि ज्यादा मिल्क देती है हमें। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, ज्यादा काऊ वाली जो है वो, अब जो गाय प्रोड्यूस होगी अब वो ज्यादा चाहे मतलब ज्यादा दूध देगी मुझे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक ऑस्ट्रेलियन गाय है,
ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन गाय है जो ज्यादा दूध देती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन गाय में से क्या किया, पर्टिकुलर न्यूक्लियस लिया, या फिर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि उसमें से क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया, और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, वो जीन्स जो कि मिल्क की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमने क्या किए, उसमें चेंजेस किए। ठीक है, उसमें चेंजेस करने के बाद क्या हुआ, चेंजेस करने के बाद हमने इम्प्लांट कर दिया दूसरी गाय के वूम्ब में। अब जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वो जब बड़ा होगा तो वो जब मिल्क देगा ना, तो वो ऑस्ट्रेलियन गाय के हिसाब से देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसजेनिक काम करते हैं। इसी तरह से हम चिकन में नंबर ऑफ एग्स की क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखें, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखें ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो इसमें भी हमारे पास देखो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक प्लांट है ना, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वो जो है वो मेरे पास ना, मान लो ह्यूमिड, मान लो हमारे पास क्या हो रहा है कि वो सॉल्टी वाटर के अंदर सही से ग्रो नहीं कर रहा, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने जो है वो इसके अंदर ऐसे कुछ चेंजेस किए उसके जेनेटिक मटेरियल में कि अब वो सॉल्टी वाटर के अंदर भी ग्रो करने लगा, उसके अंदर वो वाली ट्रेड्स डाल दी। ठीक है, तो यस दिस इज हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, या फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि पेस्ट कंट्रोल, कुछ प्लांट्स ऐसे तो है ना जो पेस्ट को रेजिस्ट करते हैं, पेस्ट्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी, अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल एरिगोबैक्टीरियम, ये नाम है बैक्टीरिया का, उसमें क्या किया, डीएनए कंटेनिंग जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट, वो बैक्टीरिया से हमने वो जीन लिया, उस जीन को हमने क्या किया, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द प्लाज्मिड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वही पूरी टेक्निक जो हमने पहले पढ़ी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन इनटू द प्लांट सेल्स इन कल्चर। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, डीएनए कैरिंग न्यू जीन विद द प्लांट क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इसके बाद हमने रीजनरेशन की, अब प्लांट के अंदर न्यू प्रॉपर्टी क्या हो गई, वो न्यूट्रेट आ गई जो हमने यहाँ से जीन यूज किया। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया ऐसा था जो सॉल्टी वाटर के अंदर या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर जिंदा रह सकता था, तो हमने वो वाला जीन लिया, उस जीन को हमने ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला पूरा ट्रांसफर किया, अब इस प्लांट के अंदर भी वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, अब वो भी सॉल्टी वाटर के अंदर अच्छे से ग्रो करेगा, और हमारे पास इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट आ गया। मैं जब इन ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब क्या है, चेंज, और जेनिक का मतलब जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके जो चीज बनती है, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जो अगर प्लांट्स बना रहे हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और अगर एनिमल्स बना रहे हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास प्लांट्स के अंदर, यस उजाला वेरी गुड, प्लांट्स के अंदर कुछ डिजीजेस भी होती हैं। ठीक है, तो हम डिजीज रेजिस्टेंट कर दें, हम उसको डिजीज रेजिस्टेंट बना दें। ठीक है, कि उसके अंदर डिजीज ही ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम ऐसे जीन्स ट्रांसफर कर दें उसके अंदर कि उसके अंदर जो है वो फंगस उसके ऊपर फिर अटैक ही ना कर पाए। तो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल एक चीज और होती है हमारे पास, एक चीज है हमारे पास, जैसे लेट सपोज कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास ना, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने, आपको पता है, आपको जो मैंगो है वो गर्मी में ही क्यों मिलते हैं, गर्मी में ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनका सीजन होता है गर्मी में। लेकिन साइंटिस्ट ने जो है वो एक और तरीका भी निकाला है कि अब आप हर एक सीजन में आपको हर एक फ्रूट मिलेगा। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, कि कब जो है वो प्लांट को फ्लावर देना है और कब फ्रूट देना है। तो हम उन लाइफ साइकिल्स को, उन बायो रिदम्स को डिस्टर्ब करके जीन क्लोनिंग के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक जीन है, ठीक है, जिसकी जो एक्सप्रेस होता है तब प्लांट्स में कोई फ्रूट बनता है, जैसे लेट्स सपोज मैं मैंगो का कहता हूँ, तो ये गर्मी के सीजन में एक्सप्रेस होता है और हमारे पास क्या होता है, फ्रूट बनता है, लेट्स से। ठीक है, लेकिन मैं इस जीन को हर वक्त ही एक्टिवेट कर दूं, मैं कुछ ऐसा कोई ऐसी चीजें लगा दूं, कोई ऐसी मतलब इसके अंदर टेक्निक कर दूं, कुछ इस तरह का जीन मतलब जीन चेंज कर दूं, ट्रांसजेनिक कर दूं, कि ये अब मुझे सर्दी में भी फ्रूट देता रहे। ठीक है,
तो इस तरह से होता है। यस, साइंटिस्ट जो है वो इस चीज के भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ाना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। यहाँ देखें ट्रांसजेनिक कैटल्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक कैटल्स की बात हो रही है। तो ट्रांसजेनिक कैटल्स देखें, इंक्रीज कैसीन कंटेंट इन द मिल्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, आप लोगों को पता है मिल्क से जो है वो चीज बनता है। तो कई बार जो है ना वो लो कंटेंट होता है कैसीन का मिल्क के अंदर। कैसीन मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है ना, कैसीन मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम वो क्या करती है, वो जो आप लोगों का चीज बनता है ना वो कैसीन से बनता है, ठीक है। जो चीज होता है वो कैसीन से बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी मिल्क के अंदर कैसीन कंटेंट कम है तो हम ट्रांसजेनिक करके, ठीक है, तो वहां पे क्या कर दें, वहां पे हम कैसीन कंटेंट को बढ़ा दें, तो इस तरह से हमारे पास ज्यादा चीज प्रोडक्शन हो सकेगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखें लैक्टोज फ्री मिल्क, कई बार जो है हमारे पास देखें आप लोगों को मार्केट में लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिल रहा होता है। तो लैक्टोज फ्री मिल्क जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ठीक है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस को बचाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमने ऐसा वो ट्रांसजेनिक लैक्टेज एंजाइम डाल दिया, ठीक है, उसका जीन डाल दिया हमने और उससे लैक्टेज बन गया और हमारे पास सारा का सारा, यस, अब सारा का सारा जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारे पास लैक्टोज फ्री मिल्क बनेगा, ठीक है। तो जो लोग जिन लोगों को मसला है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उनको मतलब फिर ये वाला दिया जाए, ठीक है। इसी तरह से इन विवो इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें हैं ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई मसला है? ये देखें एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ये देखें वैल्यूएबल टूल इन स्टडीज, तो रिसर्च पर्पस इसके लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, हाँ यस, आपको पता है प्लांट में बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, वही सॉल्ट का स्ट्रेस, ठीक है, पानी कम है, हर्बीवोरी का स्ट्रेस, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेसेस प्लांट को झेलने पड़ते हैं ना, इन सारे इन्वायरमेंटल ड्रॉट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, प्लांट में ऐसे जीन इंसर्ट कर दिए कि प्लांट जो है वो अब ज्यादा पानी अपने अंदर रिटेन कर पा रहा है, तो ड्रॉट कंडीशन को ओवरकम कर पा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमने जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि सॉल्टियर कंडीशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो अब जो सॉल्ट और मार्श कंडीशंस होंगी उसको अच्छे से ये देख लेंगे। तो वही रिसर्च के लिए यूज होती है, रिसर्च स्टडीज के लिए। रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है, रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस, जो बायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, प्रोड्यूस क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, ठीक है, कई बार जो बायोकेमिकल्स है ना उनका भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये आप लोगों का जो गन्ने का जूस बनता है, जूस आप लोगों ने पी लिया, अब इसका ये जो पीछे हाली का वो जो होता है, जो हाली इसका जो फुजला होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो फालतू डिबरी होती है, उसको पाकिस्तान में तो फेंक देते हैं, लेकिन एक फंगस है, उस फंगस को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, ट्रांसजेनिक यानी जीएमओ किया है, और वो फंगस उसको क्या कहते हैं, उस फंगस का नाम है एस्परगिलस नाइजर, एस्परगिलस नाइजर, ठीक है। एस्परगिलस नाइजर क्या करता है, वो वो जो गन्ने का जूस जो होता है उसमें से वो जो जितना फालतू का वो स्टफ होता है, ये चीनी से जितना भी फालतू में गन्ना बचता है उसको कन्वर्ट कर देता है सिट्रिक एसिड के अंदर, सिट्रिक एसिड के अंदर। और सिट्रिक एसिड आप लोगों को पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है ये, आपके बिस्किट्स के लेके पता नहीं कहाँ कहाँ सिट्रिक एसिड यूज नहीं होता। तो बायोकेमिकल्स, अच्छे अच्छे जो केमिकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स भी एक्सप्रेस करने के लिए उजाला, नॉट नाइजा, इट्स नाइजर, नाइजर, NIGER, नाइजर, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स का हमें फायदा होता है। मेकिंग, ये देखें वाई, तो स्टडी जीन फंक्शन, जीन जीन का फंक्शन और रेगुलेशन देखने के लिए, ठीक है। मेकिंग न्यू ऑर्गेनिज्मिक टूल टू अदर फील्ड ऑफ रिसर्च, क्योरिंग जेनेटिक डिजीजेस, कोई जेनेटिक डिजीज है तो उसको इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड रॉ मटेरियल्स, ठीक है, न्यू सोर्स ऑफ बायो इंजीनियर ड्रग्स,
ठीक है। तो हम मतलब बहुत सारी चीजें ले सकते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स से। ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से हम इनको अल्टर करते रहते हैं। ओके, मैं आज अपलोड कर दूंगा। ओके 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 मेजबिन, डोंट वरी, आई विल अपलोड इट टुडे इंशाल्लाह। तो ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और टिश्यू कल्चर, ये तीनों क्लियर है सब लोगों को? ये सब लोगों को क्लियर है? बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज तो हैं ही नहीं, सारी गर्ल्स हैं। यस, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अक्सा, मुन्नी, मेजबिन, उशवा। ओके। अब यहाँ हमारे पास है, अब हमारे पास एक प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि इसमें हमारे पास ना जो यूट्रस के अंदर जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वहां पे एक लिक्विड होता है। ठीक है, एक इम्यूनोटिक फ्लूइड होता है, इम्यूनोटिक फ्लूइड या इम्यूनोटिक सैक होता है। तो इस इम्यूनोटिक सैक में से हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, इसमें से हम सैंपल लेते हैं आई थिंक 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड। ठीक है, 20th वीक के आसपास हम लेते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास, यस, हमने यहाँ से सिंपल विड्रॉ किया, इम्यूनोटिक फ्लूइड विड्रॉ किए यहाँ से, और इस इम्यूनोटिक फ्लूइड को हम लैब में फिर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। इस इम्यूनोटिक फ्लूइड को लैब में टेस्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं। अब ये देखो, इम्यूनोटिक फ्लूइड का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ है? फीटस के साथ है। तो अब फीटस के साथ है तो इस फीटस में जो है वो इस बेबी के सेल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, बेबी के सेल्स भी आ जाते हैं, और हमने जो फ्लूइड विड्रॉ किया यहाँ से ना, उसके अंदर इस बेबी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब सेल आ गया तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। फिर हम क्या करते हैं इसकी, यस, इसमें हम ना सैंपल हमने विड्रॉ किया, ये देखें, फीटल सेल एक्सट्रैक्शन। फीटल सेल एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो हमने ये इम्यूनोटिक फ्लूइड लिया, इम्यूनोटिक फ्लूइड लेने के बाद हम ये अल्ट्रासाउंड स्कैनर के थ्रू देखते हैं ऊपर से, यहाँ से जो है वो इसको अंदर इंसर्ट करते हैं सिरिंज, और वहाँ से इम्यूनोटिक फ्लूइड विड्रॉ कर लेते हैं। वंस हमने इम्यूनोटिक फ्लूइड विड्रॉ किया, इसके बाद हम कैरियो टाइपिंग कर लेते हैं। क्या कहते हैं? कैरियो टाइपिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कैरियो टाइपिंग क्या होती है। सो व्हाट इज कैरियो टाइपिंग? यस, व्हाट इज कैरियो टाइपिंग? बताएं क्या होती है कैरियो टाइपिंग? कैरियो टाइपिंग क्या होती है? कैरियोटाइपिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में साइज के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो यह देखो, पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस तरह से पेयर वाइज हम क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं। सबसे एंड पे देखो तो छोटा सा पेयर, ये वाला सेक्स क्रोमोसोम है, तो उसको हटा के बाकी देखें, पहले बड़े और फिर छोटे छोटे। ठीक है, ग्राफ, यू कैन से अ सेट ऑफ कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का। अब अगर इन क्रोमोसोम में हम आसानी से देख सकते हैं कि इनमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं है, कहीं पे कोई चीज जीन इंसर्शन या इन्वर्जन तो नहीं है, कहीं पर ट्रांसलोकेशन तो नहीं है, कहीं पर जीन का डुप्लीकेशन तो नहीं हुआ, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने वो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम होती है तो पेयर 21 जो होता है, 21 पेयर, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21। ये देखो 21वें पेयर के साथ ना एक और क्रोमोसोम आके लग जाता है। तो यहाँ देखो आपको 3 क्रोमोसोम नजर आते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21। ठीक है, तो हम इस कैरियोटाइप से ये गेस करते हैं कि भाई ये आने वाला पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो जो फीटस वूम्ब में ग्रो कर रहा है या यूट्रस में ग्रो कर रहा है, उसको कोई जेनेटिक मसला तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में देखो ट्राइसोमी 21 है, इसको हर जगह देखो, सब जगह बाकी क्रोमोसोम दो दो हैं, लेकिन इस जगह देखो ट्राइसोमी 21 है। तो ये पेशेंट है डाउन सिंड्रोम का। अगर इसकी बर्थ होगी तो इसको डाउन सिंड्रोम होगा। और आपको पता है वेस्ट में वो लोग इस तरह के लोगों को अपनी इकोनॉमी में बोझ समझते हैं। तो वो पर्टिकुलर बेबीज या वो पर्टिकुलर फीटस जिनको आने से पहले
कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कोई सिंड्रोम हो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई हो, ठीक है, डिलीशन हो गई हो, ट्रांसलेशन हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, ट्रांसलोकेशन सॉरी, कोई भी प्रॉब्लम है उनके जेनेटिक मटेरियल में, तो इसका मतलब ये आने वाले टाइम में उनको कोई ना कोई डिजीज होगी और वो इकोनॉमी पे बोझ रहेंगे। तो वो फिर क्या करा देते हैं, वो फिर उसके बाद उसका एबॉर्शन करा देते हैं अगर ज्यादा मसला होता है तो। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस होता है। ऑल्दो दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज, इसको अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता इन पाकिस्तान, लेकिन वेस्ट में ऐसा होता है। वहां पे भी कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं, तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। एमनियोसेंटेसिस क्लियर सब लोगों को? एमनियोसेंटेसिस क्लियर? ये देखें, डाउन सिंड्रोम, देखो ट्राइसोमी 21, ठीक है, इसमें जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 के साथ। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, इसके अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्लाइनफिल्टर में। तो हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कैरियोटाइप से कि भाई उसको टर्नर है, क्लाइनफिल्टर है या क्या है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जो है वो गर्ल मिसिंग वन ऑफ देयर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और वो जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो बॉयज की तरह ज्यादा लगते हैं, वो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होते हैं, और जो फीमेल्स की तरफ लगते हैं वो टर्नर सिंड्रोम वाले होते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद है हमारे पास यूनिफैक्टोरियल, मल्टीफैक्टोरियल आप लोगों के पास है नहीं, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं है, यस। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज, यस, एमनियोसेंटेसिस हमारे पास हो गया, यस यस यस। जीन थेरेपी तो नहीं है ना आप लोगों का टॉपिक? और क्लोनिंग भी नहीं है, क्लोनिंग भी, ओके 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 ओके। यहाँ देखें, वही ट्रांसजेनिक एनिमल वाला कॉन्सेप्ट दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, बुक के एंड पे, ज्यादातर एंड पे, एंड पे। तो ये देखो, एग डोनर, इससे इस वाली काउ से एग लिया, और दूसरी काउ है उसमें से क्या लिया, उसमें से टू एंड न्यूक्लियर फ्रॉम द अडल्ट ट्रांसजेनिक काउ सेल्स, उसको यहाँ इनक्लोज कर दिया और इसको इसके बॉडी के अंदर रख दिया, फिर इसमें से न्यू वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ओके, हमने डोली के बारे में, डोली, क्लोनिंग तो आप लोगों के पास नहीं है ना इस वाले चैप्टर में, क्लोनिंग, क्लोनिंग तो नहीं है। वालेकुम अस्सलाम मरियम, नजर आ रहा है या कुछ लाइट वाइट का बंदोबस्त करें हम? बहुत जल्दी आ गई आप, बहुत जल्दी आ गई, वेलकम। क्लियर है, मतलब लाइट वाइट की जरूरत नहीं है? ओके चलें, दैट्स गुड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लें हम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या कल पढ़ना है? ओके चले, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लेते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लेते हैं। ओके, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्लाइड सब लोगों को विजिबल है अच्छे से? हमारे पास 1990 में, 1990 में, 1990 में, 1990 से लेके 2003 तक, 2003 तक पूरा 13 साल जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का ये एम था कि सारा जो ह्यूमन का जो वो क्या है, जीनोम है, उसको सीक्वेंस करना, नंबर ऑफ जीन्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजें मालूमात निकालना था। तो इन ह्यूमन बीइंग, नंबर्स ऑफ जीन्स
found on 23 pairs of chromosomes have been determined. These are like 30,000 से लेके 3500 जीन्स हर जगह अलग अलग आता है। आप लोगों के बुक में, प्रीवियस वाली बुक में 20,000 से 25,000 जीन्स थे, इस वाली बुक में अभी 30 से 35 बता रहा है। तो आप बुक के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। बस रफ फिगर यही होती है, 20 के टू 30 के जीन्स होते हैं, ठीक है। इतने जीन्स होते हैं हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। These genes are used to get further information. This process is called Human Genome Project, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में प्राइमरीली हमने पूरे डीएनए को सीक्वेंस किया। हमें ये पता चला कि हमारे पास इतने जीन्स होते हैं, ठीक है। और इन जीन्स का भी हमने स्पेसिफाई किया। फॉर एग्जांपल हमें अब ये पता है कि इंसुलिन का जीन कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर है, तो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर होता है आई थिंक इंसुलिन का जीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इस प्रोसेस को लगभग में कितना टाइम लगा, 13 साल लगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 13 साल लगे, इतना लंबा टाइम लगा, ठीक है। फर्दर ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज डिस्कवरी ऑफ 3 बिलियन डीएनए सब यूनिट्स, ठीक है। तो डीएनए जो 3 बिलियन बेसिस से बना होता है, ये बात हम जो पकड़ते आते हैं, ये हमें किसने बताया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया। Initially in this project, selected living organism were used, such as E. coli and mice etc. लेकिन उसके बाद जो है वो ह्यूमंस का जीनोम भी वो किया गया, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारे पास, इसका प्राइमरी एम यही था कि हमें पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो प्राइमरीली यूएस था, ठीक है। उसके बाद जितनी भी बड़ी डेवलप कंट्रीज थी, यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, इसके साथ साथ चाइना, ठीक है, ये सब थे। इवन इंडिया का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, ठीक हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद वेरिएशन, तो अप्रैल 2003 में इन लोगों ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया और इन्होंने ये बताया कि 99.99% जो सीक्वेंस होती है ह्यूमन जीनोम की was completed with 90% accuracy. By this work, it has been identified that all human beings are 99.9% इनका are similar manner में होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, हमने कहा था कि यस 2003 अप्रैल 2003 में इन्होंने अपना डेटा पब्लिश किया विद 99.99% एक्यूरेसी। और इन्होंने ये चीज डिटेक्ट की कि जो ह्यूमंस के सेल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरा डीएनए है और मेरा डीएनए किसी भी यहाँ से नहीं, अमेरिका से किसी को लेके आओ ना, उसके डीएनए से 99.99% मैच करेगा। कितना मैच करेगा, 99.99% मैच करेगा। सिर्फ डिफरेंस कितना आता है, 0.1% का डिफरेंस आता है बस, ठीक हो गया। इसके बाद इस 0.1 का जो डिफरेंस होता है ना, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 32 लाख न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 32 लाख, ठीक है। यस, अब ये यही सवाल होता है ना कि यार हमारा डीएनए इतना सिमिलर है, 99.99% सिमिलर। फॉर एग्जांपल मेरा डीएनए ये किसी और का ले लो, उसके साथ बिल्कुल सिमिलर होगा, तो फिर इतना डिफरेंस कैसे आता है। तो ये जो 0.1 का डिफरेंस है ना, इसी से हमारे पास ना पूरा बड़ा डिफरेंस आता है। देखो अल्लाह पाक थोड़े बहुत चेंजेस करके हमारे कितने बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। और इस पॉइंट वन में जो है, आपको पता है हमारे पास 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो इस पॉइंट वन के अंदर ना 32 लाख न्यूक्लियोटाइड आते हैं, 32 लाख। अब 32 लाख न्यूक्लियोटाइड्स मतलब अगर एक न्यूक्लियोटाइड भी आगे पीछे होगा, तो आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिए थे विलाइन ने। तो एक ही के चेंज होने पे क्या हुआ था, बायकॉन्केव शेप से सिकल शेप बन गए थे आरबीसीज का। तो इसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे करके इतने डिफरेंट डिफरेंट शक्लें बन जाती हैं, ठीक है। और these nucleotide contain variation, sometimes mutation also occurs in these nucleotides, कई बार mutations भी हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। फिर मेरिट्स हैं एचजीपी के, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम may be useful in following manner.
by the help of human genome project early diagnosis is possible। तो जो हमने इम्यूनोसिंथेसिस अभी पढ़ा ना, जी 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 मरियम, एक न्यूक्लियोटाइड के फर्क से बहुत फर्क पड़ जाता है। इम्यूनोसिंथेसिस पढ़ा ना, उसमें अर्ली डायग्नोसिस, तो ये अर्ली डायग्नोसिस हम कैसे पॉसिबल है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम करके अर्ली डायग्नोसिस भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो डिजीज है और बेटर ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज ऐसी होती है ना जो जेनेटिक होती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, वो कहते हैं ना कजन्स मैरिज ना करें साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना बीच में, या सम टाइम जो है वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पता है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कजन की हमने सीक्वेंसिंग की, दूसरे की, दोनों को आपस में मैच किया, तो ऐसा लगा कि भाई फ्यूचर में आने वाला जो बेबी होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने उस शादी को अवॉइड कर दिया। तो इस तरह से डिजीज कंट्रोल, ठीक है, और बेटर ट्रीटमेंट वगैरह। इसके बाद द स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड जीनोम ऑफ द अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के जीनोम को भी स्टडी किया गया। ठीक है, और उस जीनोम को स्टडी करने का मकसद सिर्फ यही था कि एक लिंक क्रिएट किया जा सके, एवोल्यूशनरी लिंक। उनके सेल कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कैसे होती है, एवोल्यूशन कैसे होती है, या बाकी के सेल कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस बताया जाता है कि हमारे डीएनए से 98% चिंपैंजीज का डीएनए मैच करता है। ठीक है, चिंपैंजीज, एप्स और बंदरों का डीएनए हमारे डीएनए से 98% मैच करता है। ठीक है, सिमिलरली तो वो जेनेटिक लिंक वगैरह क्रिएट करने के लिए एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मेरिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? और इसके अलावा हमें ये पता चला बहुत सारे क्रोमोसोम्स के बारे में, बहुत सारे जीन्स के बारे में, कि इंसुलिन का जीन कौन से नंबर पे है, कौन से क्रोमोसोम पे है। ठीक है, मेरे पास ग्रोथ हार्मोन का जीन कौन से क्रोमोसोम पे है, कौन सा कहाँ पे है, कौन सा किधर है। तो इससे हमें डिजीज की डायग्नोसिस, डिजीज की प्रोग्रेशन और डिजीज की रिसर्च में और कैंसर वगैरह और इस टाइप की चीजों में बहुत 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 फायदा हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट थी, वो फालतू नहीं गई, वो अभी काम आ रही है हमें। ठीक है, अच्छा ये किया किसने? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, कुछ नाम था यार, NHGRI करके ऐसा कुछ था, नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ ये नाम था। तो ये पूरा इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, और इसके अंडर ये सारा काम होता था। जी, HGP कंप्लीट हो गया है, लेकिन HGP हमारे पास कंप्लीट हो गया है, यस, लेकिन साइंटिस्ट रिसर्चेस करते रहते हैं। और आजकल इतने ज्यादा ऑनलाइन डेटा बैंक्स हैं कि हमें पूरे ह्यूमन जो है वो डीएनए की सीक्वेंसिंग भी हो सकती है, और वहाँ पे उनके पास डेटा भी अवेलेबल होते हैं। इवन अमेरिका में ऐसी कंपनीज हैं, एक है 23 एंड मी के नाम से। तो वो पूरा का पूरा आप अपना उसका डीएनए दे दें, डीएनए सैंपल, वो आपको पूरी सीक्वेंसिंग करके दे देंगे। फिर अपने पास डेटा स्टोर भी रखते हैं वो, और साथ साथ में वो आपको ये भी बता देंगे कि आपका जो है वो एंसेस्ट्री क्या है। ठीक है, आपके जो आबाओ अजदाद कहाँ से आए। ठीक है, आपको पूरा लिंक क्रिएट करके बताएंगे कि आप अफ्रीका से कितने मिलते हो, आप फला फला फला, मतलब किस किस से, किस पॉपुलेशन से कितने मिलते हो। ठीक है, उजाला सारे जीन्स का, जी जी, इनिशियली यही यही बोला जा रहा है, सारे के सारे इंसान साउथ अफ्रीका से हैं। साउथ अफ्रीका से नहीं, अफ्रीका से हैं। भाई देखो, हमारे पास जीन्स को स्टडी कैसे करते हैं, देयर मल्टीपल टेक्निक्स हैं। ठीक है, वो हायर लेवल पे आप लोग पढ़ेंगे अगर आप लोग इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एक लेट सपोज। ठीक है, मेरे पास एक ये जीन है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ना, मुझे ना, लेट सपोज आसानी से मैं कहता हूँ ये इंसुलिन का जीन है, लेट सपोज। अब मुझे नहीं पता ना कि ये इस पर्टिकुलर जीन का काम क्या है। ठीक है, ये ब्लू वाला जीन है, सॉरी ग्रीन वाला जीन है, इसका काम मुझे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इधर इस जीन को नॉकआउट कर लूं, मतलब यहाँ से निकाल दूं। यहाँ से मैंने निकाल दी इस जीन को। अब जीन को जब मैंने निकाल दिया ना, तो अब मैं देखूंगा कि ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस जीन के ना होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उस हिसाब से मैं उसका फंक्शन प्रिडिक्ट करूंगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, और देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वेज जिस तरह से हम जीन को मतलब वो कर सकते हैं कि इसका क्या काम हो सकता है, क्या काम नहीं हो सकता।
ठीक है, गॉट इट उजाला? गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? नॉकआउट करके, जीन को साइलेंस करके, ठीक है, या जीन को ओवर एक्टिवेट करके। ओवर एक्टिवेट फॉर एग्जांपल, मैंने ये देखो, ये जीन है लेट सपोज, तो इसको मैंने ओवर एक्टिवेट कर दिया, ज्यादा एक्टिवेट कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्या चीज होगी सेल में, तो डेफिनेटली वही इसका काम होगा फिर। ठीक है, तो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फैसिनेटिंग। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या चल रहा है आपकी बॉडी में, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताती है। इसके बाद जीनोम एनालिसिस और जीनोम मैप के बारे में हम देखेंगे कल इंशाल्लाह। और होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है किसी का तो यू गाइस कैन आस्क। और कल हमारे पास होप सो इस चैप्टर का मे बी लास्ट डे हो, या हम हमारे पास कल डीएनए एनालिसिस है जिसमें हम आरएफएलपी पढ़ेंगे, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह बाकी देखते हैं। ओके, चले, होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा सब लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, नहीं तो अल्लाह हाफिज। ओके।